नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुके शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में तिब्बी सहूलियात की खुली पोल, वक्त पर इलाज ना मिलने से गई 3 मासूम बच्चों की जान। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में लाइलाज मर्ज बनी बिजली कटौती। और कोविड-19 के एहतियाती तदाबीर के साथ वादी के लोगों ने मनाया 7वां इंटरनेशनल योग दिवस। हादसा कोई भी हो तकलीफ देह होता है, खासतौर से ऐसे हादसे जिनमें किसी की जान तल्फ हो जाए तो यकीनन उन हादसों का गम किसी इंसान को पूरी जिंदगी सालता है। ये दुख और भी गहरा तब हो जाता है जब किसी शख्स को ये पता चले कि जाने वाले को रोका जा सकता था, यानी उनकी जान बचाई जा सकती थी। बस दरकार एक ही थी और वो थी वक्त पर सटीक इलाजो मुआवजे की। लेकिन जब बात पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान की हो तो यहाँ कुछ भी सही होने की उम्मीद बेमानी है। गुज़िश्ता रोज यहाँ एक सड़क हादसे में कुछ मासूम तालिबे इल्म शहीद हो गए, जबकि कुछ अभी भी जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। ये जानें बचाई जा सकती थी अगर वादी हुंजा या फिर आसपास के इलाके में बेहतर तिब्बी सहूलत मौजूद होती। कहते हैं कि हादसों का कोई मुकर्रर वक्त नहीं होता। घर हो या बाहर, दुकान हो या मकान, कहीं भी कभी भी किसी मोड़ पर कोई हादसा रूनुमा हो सकता है। कुछ हादसे जिंदगी भर न भूलने वाला दर्द देते हैं, जैसा कि हुंजा के गोजाल वैली के मूरखन इलाके में देखने को मिला। यहाँ एक रोड एक्सीडेंट में स्कूल जा रहे तकरीबन 1 दर्जन तालिबे इल्म जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलने पर इनके वालिदैन इनके इलाज के लिए दर दर भटकते रहे, लेकिन इन बच्चों को वक्त पर इलाज न मिल सका, जिसकी वजह से इनमें से 3 जख्मी तुलबा शहीद हो गए। तिब्बी सहूलियात के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इतने बड़े मरकज के होते हुए आपको ना सुस्त में कोई तिब्बी सहूलत मुहैया है, ना आपको गुलमित में कोई तिब्बी सहूलत मुहैया है, ना आपको अली आबाद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कोई सहूलत मुहैया है। ये महकमे सेहत के लिए, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के लिए, तमाम साहिबे इख्तिदार और साहिबे इख्तियार लोगों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। हुंजा, गोजाल, अलियाबाद, मूरखन हर तरफ बदहवास होकर अपने बच्चों को लेकर भाग दौड़ करने के बावजूद न बच्चों को ऑक्सीजन मिल सकी, न फर्स्ट एड मिल सका, न ही टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाया जा सका। इन जगहों पर जो सरकारी डिस्पेंसरी थीं, या तो वहां ताले लटके थे या फिर वहां एक अदद वार्ड बॉय के भरोसे पूरा सेंटर चल रहा था। दर्द से तड़प रहे बच्चों के लिए पेन किलर की दवा तक नहीं थी। वहां ऑपरेशन की सहूलत की बात तो बहुत दूर की चीज है। वालिदैन को हुंजा से 100 किलोमीटर दूर गिलगित जाने को कहा गया। गिलगित पहुंचने तक रास्ते में ही 3 लख्त जिगर ये दुनिया छोड़कर चले गए। 7-7:30 बजे के दरमियान ये वाक़यात हुआ और हमारे पास जब पहुंचे खाना सर्विस और गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में तो मुझे बुलाया गया। वो मौके पे जब पहुंचा, मैंने जो वो मंजर देखा, मेरी तारीख़ का मेरे ख्याल में ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था कि मैं छोटे बच्चे, मासूम बच्चे अपनी तालीम हासिल करने के लिए मारखून से 9 किलोमीटर के फैसले तय करके सुस्त पहुंचना था। रास्ते में उनके साथ हादसा पेश आया। मैं जब वहाँ पहुंचा तो तकरीबन 12 लड़के थे, जिनमें से 3 की कंडीशन इंतहाई ख़तरनाक थी। मैं एक बच्चे को जब मैं ऑक्सीजन लगाता था तो दूसरे बच्चे चीखता था कि अंकल मुझे आप बचाएं, फिर तीसरा कहता था कि मुझे बचाएं। 9वीं जमात में पढ़ने वाले ये तालिबे इल्म शाकिर, शोएब और सईद अनवर काफी होशियार थे और स्काउट के मेंबर भी। इनके इलाके में कोई स्कूल नहीं है, इसलिए इन्हें घर से काफी दूर बेशुमार दुश्वारियों का सामना करते हुए हर रोज स्कूल जाना पड़ता है। उस दिन भी इल्म का नूर हासिल करने की हसरत दिल में लिए तालिबे इल्म अपनी मंजिल यानी स्कूल बस पहुंचने ही वाले थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक गाड़ी ने जोरदार तरीके से इनकी वैन को टक्कर मारी। इस हादसे ने
جہاں اس دور دراز علاقے میں طبی صورتحال کی کلئی کھول کر رکھ دی، تو وہیں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اگر بچوں کا اسکول گھر کے آس پاس ہی ہوتا تو نہ انہیں اتنی دور جانا پڑتا اور نہ ہی یہ منحوس حادثہ ہوتا۔ یہاں پہ ایسا ہے کہ نہ حکومت کی طرف سے کوئی ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست ہے، تو سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، برف ہے، ہمارے بچے یہاں سے 10 کلومیٹر یہاں پہ اسکول ہے، یہاں پہ 8th کلاس تک تھا، یہاں سے نکل کے 9th اور 10th کلاس کے لیے سوست گورنمنٹ اسکول اور ڈی جے اسکول نظیم آباد کی طرف ہم اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں۔ کوئی پراپر ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے بچے جو ہے کوئی بھی گاڑی، کوئی بھی ہمارے جو علاقے کے لوگ یہاں چلتے ہیں اپنے کاروبار کے سلسلے میں جاتے ہیں، تو وہ بچے کو پک کرتے ہیں اور جہاں اسکول ہے وہاں تک ڈراپ ان کو دیتے ہیں۔ ہنزا کے مقامی عوام کا غصہ طبی سہولت کی عدم دستیابی کے خلاف ہی نہیں، بلکہ حکومت، عدالت اور پولیس کے اس ڈھیلے رویے کے خلاف بھی ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ کچھ برسوں کے دوران گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں ایکسیڈنٹس کی واردات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خاص طور پر پاکستان سے یہاں آئی گاڑیاں بے لگام چلتی ہیں، سڑک حادثہ ہوتا ہے تو بمشکل کیس درج ہوتا ہے، اور اگر ہو بھی گیا تو پولیس محکمے کی سست روی کا خامیازہ مقامی لوگوں کو چکانا پڑتا ہے۔ دباؤ اور رشوت کے چلتے پولیس والے معاملے کو سلجھانے کی بجائے اسے پوری طرح سے الجھا دیتے ہیں۔ بیشتر معاملوں میں پولیس اپنے کام میں کوتاہی برتتی ہے۔ مختلف عدالتوں میں پولیس کی کمزور تفتیش کی وجہ سے گنہگار آزاد گھومتے ہیں اور لواحقین کے گھر والے انصاف حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پر احتجاج کرتے ہیں۔ مجھے جو دکھ ہوا میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری گزارش ہے کہ کم سے کم گلمت کے اندر ایک ایسی سیٹ اپ تیار کریں کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ یار اس بندے کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کم سے کم اگر اس کے ربس ٹوٹے ہیں، اس کی فریکچرز ہیں، ہمیں پتہ چلے تو اس طرح سے ہم اس کو ریسکیو کر سکیں۔ وہاں لیب کی انتظامات ہو تاکہ کسی بندے کو اگر بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ لیبارٹری ہمارے پاس موجود ہو، بلڈ بینک موجود ہو تاکہ اس کی گروپنگ کر سکے اور اس کو وہاں بر وقت بلڈ لگا کے اس جگہ تک پہنچا سکے۔ ڈاکٹرز موجود ہو وہاں پہ، کیونکہ ایز اے ڈسپینسر ہم کوئی پروفیشنل، کوئی سرجن نہیں ہے، ہم کوئی فزیشین نہیں ہے۔ ہم اپنی اس علاقے کے اندر ان کے مسائل کے مطابق ہم اپنی قابلیت کے مطابق کوشش کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جب ہمیں وہ چیز نہیں ملتی ہے ہمیں تعمر یہ دکھ رہتا ہے۔ صرف شہید بچوں کے والدین کو ہی نہیں بلکہ پورے علاقے کو اس بات کا افسوس تا عمر رہے گا کہ اگر آس پاس کے علاقے میں کوئی اچھا اسپتال ہوتا تو ان بچوں کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ حالانکہ اس بار بچوں کی موت کی وجہ سے یہاں طبی سہولیات کی اصلی صورت نمایاں ہوئی ہے، لیکن بے حد مشہور سیاحتی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں کئی بار سیاح بھی حادثے کا شکار اور جاں بحق ہو چکے ہیں، اور یہ بات بار بار کہی جا چکی ہے کہ صرف پرائمری ہیلتھ سینٹر سے کام نہیں چلنے والا، بلکہ یہاں ضرورت ہے جدید ترین اسپتال کی، نہیں تو ایسے حادثے بار بار ہوتے رہیں گے اور نہ جانے کتنے معصوموں کو اپنی جان قربان کرنی ہوگی۔ گلگت بلتستان سے اب لوٹتے ہیں جموں کشمیر۔ یہاں بھی پورے ملک کی طرح انٹرنیشنل یوگا ڈے منایا گیا۔ کورونا وبا کے مد نظر سبھی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے مختلف جگہوں پر منعقدہ پروگراموں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ بچوں، نوجوانوں اور خواتین کو یوگ کی پریکٹس کرائی گئی تاکہ مستقبل میں یہ لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں ہیلدی لائف سٹائل اپناتے ہوئے ایک سوستھ زندگی بتا سکیں۔ لوگوں کو صحت مند رکھنے کی قواعد کو جاری رکھتے ہوئے شری نگر میں بھی یہ تاریخی دن منایا گیا، جس میں شرکت کرنے آئے لوگوں کو یوگ کی مشق کروانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کئی سیشنز کے پروگرام منعقد کیے گئے۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ 21 جون
गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान तारीख में खास मकाम हासिल करता जा रहा है। भारत की पहल पर शुरू किए गए इस अहम तरीन दिन को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर दुनिया के तमाम ममालिक में मनाया जाता है। इस साल भी जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 7वां इंटरनेशनल योगा डे निहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इसे लेकर कोरोना वबा के दौरान भी लोग काफी पुरजोश नजर आए। इस दौरान श्रीनगर में डल झील के किनारे नेहरू पार्क में भारतीय फौज की विसातत से बैनुल-अक़वामी योगा दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इह्तिमाम किया गया। इसका मकसद लोगों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रखते हुए सेहतमंदाना लाइफ स्टाइल के तई बेदारी लाना था। श्रीनगर में डिफरेंट जगहों पे आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। आज का ये इवेंट सनराइज इन कश्मीर, कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन सपोर्टेड बाय चिनार कोर इंडियन आर्मी की मदद से यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें आज मॉर्निंग से ही हमने देखा है कि बहुत ही लंबी तादाद में यंगस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से वहाँ से बच्चे आए हैं, फैमिलीज आई हैं। श्रीनगर शहर में डल झील के किनारे इंटरनेशनल योगा डे प्रोग्राम में आसपास के इलाकों के बच्चे, नौजवान और खवातीन ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। प्रोग्राम में शिरकत करने आए लोग योगा से मुतालिक बातों को जान सकें और इस पर अमल कर सकें, इसके लिए शहर के ही योगा के माहिर उस्ताद की मदद ली गई, जिन्होंने यहाँ आए लोगों को मुख्तलिफ तरह के योगा कराए। इस दौरान लोगों ने कोविड-19 वबा के खतरे को देखते हुए तमाम SOPs पर अमल करते हुए योगा किया। अभी जॉब्स पे लोग नहीं जा रहे, स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे, तो हम चाहते हैं जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बच्चे करें, उनके साथ साथ वो योगा भी करें मेंटल और फिजिकल फिटनेस के लिए, क्योंकि घर बैठे बैठे लोग बहुत ज़्यादा मतलब फैटी हो गए हैं और मेंटल हेल्थ उनकी ख़राब हो गई है, डिप्रेशन में चले गए हैं लोग। तो योगा से हमारी मेंटल हेल्थ जो है बहुत अच्छी रहती है, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि वो योगा करें। योगा की सबसे खास बात यह है कि इसे करने के लिए उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं होती है। ये सभी के लिए आसान होता है। सिर्फ योगा मैट और कम जगह का इस्तेमाल करते हुए योगा किया जा सकता है और खुद को फिट रखा जा सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को तनाव से राहत देने के लिए योगा के साथ साथ लाइट म्यूजिक किसी नेमत से कम नहीं है। इसकी मिसाल डल झील के किनारे मुनक़िदा इस प्रोग्राम में योगा करते हुए इन लोगों को देखकर मिल जाती है। जहां एक तरफ लोगों को योगा करवाया गया तो वहीं दूसरी जानिब धीमी म्यूजिक के जरिए माहौल को खुशगवार बनाया गया। योगा हम यूजुअली लोग सोचते हैं कि योगा ओल्डर पीपल के लिए है, बट योगा एक्चुअली यूथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं खुद बचपन में सोचती थी कि योगा ओल्ड लोगों के लिए है, बट जैसे मैंने प्रैक्टिस किया मुझे रियलाइज़ हुआ कितना बेनिफिशियल है और मुझे इतना पसंद आया कि मैंने उसकी टीचर ट्रेनिंग की और अब मैं सिखा रही हूँ। इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है, फिजिकल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है। योगा महज खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रखने का जरिया भर नहीं है, बल्कि इसके रियाज से हर तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। खास तौर से ऐसे वक्त में जब कोरोना वबा का खतरा अभी बरकरार है और तीसरी लहर आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो ऐसे में योगा की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। शायद यही वजह है कि योगा से उम्र दराज लोगों के अलावा कम उम्र के बच्चे और नौजवान बड़ी तादाद में जुड़ते जा रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर।
सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि कौम परस्त रहनुमा डॉक्टर अब्बास राठौर को पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के जिला कोटली में घर के बाहर गोली मारकर शहीद कर दिया गया। वो कनाडा में रहते थे और अपने मादरे वतन वालिद की आखिरी रसूमात के लिए वापस लौटे थे। तारिक नक्काश ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में PMLN हुकूमत के दूसरे वजीर भी सियासी जमात PTI में शामिल हो गए हैं। PTI पार्टी ने उन्हें उसी नशिस्त से पार्टी टिकट दी है जहां से वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के टिकट पर चुनाव जीते थे। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि ये है पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत दरेल वैली। पाकिस्तान ने इस इलाके के घने जंगलों में तालिबान को पनाह देकर यहाँ की मईशत को बर्बाद कर दिया है। दहशतगर्द यहाँ के स्कूलों पर हमला करते हैं और मकामी अमन पसंद लोगों की जिंदगियां मुतासिर करते रहे हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट JNK ने ट्वीट किया है कि जिला रामबन के संगलदन तत्तापानी रोड पर ब्लैक डॉम्पिंग का काम शुरू हो चुका है। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कश्मीर के 2 नौजवानों महफूज इलाही और हवलदार इकबाल खान ने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करते हुए तारीख में अपना नाम दर्ज करवाया है। राबिया नूर ने श्रीनगर की खूबसूरत तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि ये है खूबसूरत पहाड़, शानदार नजारा और 2 लोग डल झील में शिकारा चला रहे हैं। मर्ज बढ़ता गया ज्यों दवा की। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली कटौती एक ऐसा ही लाइलाज मर्ज बन चुका है। यहाँ आए रोज बिजली गायब रहती है। बिजली कब आएगी और कब तक रहेगी, इसके बारे में कोई दावा तो बड़े से बड़ा अहलकार भी नहीं कर सकता। बिजली कटौती से अवाम आजिज आ चुके हैं, लेकिन वो भला कर भी क्या सकते हैं। इस खित्ते में जितनी बिजली पैदा होती है, अगर उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो ये पूरा इलाका 24 घंटे मुसलसल बिजली की रोशनी से जगमगा सकता है। लेकिन यहाँ पैदा हो रही बिजली पावर ग्रिड के जरिए पाकिस्तान को भेज दी जाती है और इसका खमियाजा पूरे खित्ते को उठाना पड़ता है। जुल्म सितम की भी हद होती है और ये बात पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर पर बिल्कुल सही बैठती है। दरअसल पाकिस्तान ने यहाँ कुछ पावर प्रोजेक्ट लगाए हैं और कुछ पर काम जारी है। इसके लिए कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हुए दरियाओं का भी रुख मोड़ा गया है। लेकिन इन प्रोजेक्ट के एवज में न तो इलाके को रॉयल्टी दी जा रही है और न ही कोई और माली इमदाद। पैसे की बात तो दूर की रही, इन्हें अपने ही इलाके में तामीर पावर प्रोजेक्ट से बिजली भी नहीं मिलती। हर बीते दिन के साथ बिजली कटौती के वक्त में इजाफा होता जा रहा है, जिससे हर कोई परेशान है। कोटली में जाएं, आप ओलार पे चले जाएं, 1000 मेगावाट से जायद का प्रोजेक्ट चल रहा है। आप आजाद पतन पे आए, 1000 मेगावाट से जायद का प्रोजेक्ट चल रहा है। आप कोहाला पे जाएं, 1000 मेगावाट से जायद का प्रोजेक्ट बन रहा है। आप पीछे नौसेरी में चले जाएं, नीलम जेलम हाइडल प्रोजेक्ट 1000 मेगावाट से ज्यादा। ये बड़े प्रोजेक्ट हैं 4, जो आपके सामने, आपकी जमीनें, आपके दरिया, आपके पानी, कोई मायदा नहीं है। कोई हुकूमत आजाद कश्मीर को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। दरियाओं के रुख मोड़े जा रहे हैं। 400 मेगावाट बिजली की जरूरत है, 400 मेगावाट टोटल। इस वक्त भी 10,000 के करीब मेगावाट बिजली आजाद कश्मीर में पैदा हो रही है। वो बिजली आप मुझे बताएं आपको कितनी मिलती है। मौसमी गर्मा के इस दौर में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में इन दिनों अवाम के 2 ही देरीना मुतालबे हैं। पहला है कोरोना से मुतासिर अफराद को मुकम्मल इलाज की सहूलत मिले और दूसरा बिजली की फराहमी। यहाँ एक बार अगर बिजली कट जाए तो आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। सुबह से गई लाइट शाम को भी आ सकती है और रात को भी। ऐसा भी हो सकता है कि अवाम को 2 या 3 रोज बिना बिजली के बिताने पड़े। जब अवाम बिजली महकमे के दफ्तर पर दरियाफ्त के लिए जाते हैं तो उन्हें उल्टे पैर वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि बिजली महकमे के अहलकार कोरोना का बहाना बनाकर अभी तक दफ्तर आने से गुरेज कर रहे हैं। इस दरमियान कौम परस्त ये बात फिर से पूछ रहे हैं कि हमारे दरिया का इस्तेमाल करके बनाई गई बिजली पर हमारा हक क्यों नहीं है। पूरा दिन बिजली गायब रहती है और बिजली के बिल जो हैं वो पैसे दे के हम अदा करते हैं। ये इसका आप अपने एक बिल से अंदाजा लगाएं कि ये जो आजाद कश्मीर में कोई
5-7 लाख 10 लाख जो या 15 लाख घराने होंगे, इन घरानों के बिजली के बिल की उसमें अंदाजा लगाएं तो आपको अंदाजा होगा कि इस पानी की और इस बिजली की वैल्यू कितनी है। यानी ये 45 लाख बंदा अगले 1000 साल तक भी बगैर कोई काम किए हुए मंगला से लेके जो है वो जेलम तक ये जो बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें से रोटी खा सकता है, बाइज्जत तरीके से रह सकता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली कटौती से जहां अवाम परेशान हैं, तो वहीं उन्हें एक और मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है। दरअसल यहां बिजली भले ही ना आ रही हो, लेकिन बिजली के बिल खूब आ रहे हैं। अवाम और सियासी जमातों का इल्जाम है कि बिजली के बिल 2 गुने भेजे जा रहे हैं। जिन लोगों का बिल 400 या 500 होना चाहिए था, उन्हें हजारों रुपए का बिल थमा दिया गया है। मुसलसल कटौती और बिल में इजाफे की वजह से यहाँ तमाम तरह का कारोबार दम तोड़ रहा है। इसके अलावा भी अवाम को तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं और उन्हें अपना मुस्तकबिल स्याह नजर आ रहा है। हम जो हैं वो सारे, कोई बहुत बड़ा सरदार है, कोई बहुत बड़ा चौधरी है, कोई मलक है, कोई सैयद है, कोई पीर है, इतने बड़े बड़े हमारे नाम और हमारे बड़े बड़े जो है वो शमले हैं, लेकिन हमें ये एहसास नहीं होता है कि हम अपनी नस्लों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं या हमारी नस्लों का मुस्तकबिल किस चीज से वाबस्ता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी, बिजली का बहरान बना ही रहता है। जब बालाई इलाकों में बर्फबारी होती है तब भी बिजली कटौती ज्यादा होती है, और जब गर्मी की तपिश में इजाफा होता है, जैसा कि इन दिनों हो रहा है, तब भी बिजली की आंख मिचौली शुरू हो जाती है। ये नाइंसाफी और जुल्म नहीं तो और क्या है कि जहां इतने पावर प्रोजेक्ट तामीर हैं, वहां के लोग बिजली से महरूम रहें। इसलिए कौम परस्तों और अवाम का गुस्सा लाजमी है। पाकिस्तान अपने काबिज इलाकों में पैदा की गई बिजली के जरिए अपने शहरों को रोशन करता रहा है और कब्जे वाले इलाकों में लंबे वक्त के लिए बिजली कटौतियां करके लोगों को परेशान करता रहा है। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर हर घर में बिजली की लगातार सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए बिजली महकमे की जानिब से पावर जनरेशन के साथ साथ इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत बनाने पर खास तवज्जो दी जा रही है। इस सिमत में जम्मू शहर में कई नए ट्रांसफार्मर तैयार किए जा रहे हैं ताकि लोगों की तवानाई से मुतालिक जरूरियात को पूरा किया जा सके। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में तरक्की की रफ्तार को बनाए रखने और आवाम की जिंदगी आसान बनाने में बिजली काफी अहम होती है। मौजूदा वक्त में तवानाई की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बिजली महकमे की जानिब से कवायद जारी है। इस सिमत में नए बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाना भी शामिल है, जिससे बिजली की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। हालिया दिनों जम्मू में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी JPDCL की वसादत से 3 नए पावर ट्रांसफार्मरों को तैयार किया जा रहा है, जिसके क़याम अमल में आने के बाद से जम्मू शहर में लगातार बिजली सप्लाई को यकीनी बनाया जा सकेगा। बर्न में 160 MVA का नया ट्रांसफार्मर वहाँ लग रहा है। 20-20 MVA के एक ग्लैडी में लग रहा है। 20 का क्या नाम है इसका, कनाल लेके यहाँ पावर स्टेशन है, सब स्टेशन है, वहाँ लग रहा है। उसके साथ कई सारी एसोसिएटेड ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उनमें भी एडिशन की गई है। जम्मू शहर में मकामी अवाम को बिजली जैसी अहम बुनियादी सहूलत की दस्तयाबी के लिए JPDCL महकमे के अहलकार दिन रात अमल पैरा हैं। इसके लिए जम्मू के बर्न, गिलाडनी और केनाल पावर ट्रांसफार्मरों का तामीराती काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। काबिल गौर है कि इलाका मकीन इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि इन पावर ट्रांसफार्मरों के तैयार हो जाने से अवाम को 24 घंटे 7 दिन बिजली मिल सकेगी और मौसम गर्मा के दौरान भी जब बिजली की मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तब भी बिजली कटौती की कोई समस्या नहीं रहेगी।
جو سرکار نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے، جو 3 نئے ٹرانسفارمرز لگائے ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا جو گلیڈنی میں ہے، یہ برن میں ہے، اور تیسرا جو کنال پہ لگایا ہوا ہے، اس سے ہم لوگوں کو جو ہماری سمسیاں ہیں، جو ہم جس سمسیا سے ابھی بجلی کی کٹوتی سے اب جوجھ رہے ہیں، وہ سمسیا ختم ہو جائے گی اور ہمیں راحت مل جائے گی. اور یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے جس سے ہم لوگ پاور کٹ کی سمسیا کو آگے نہیں فیس کریں گے. اب توانائی شعبے میں پاور جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن 3 فیز کافی اہم ہوتے ہیں، جس میں بہتری لانے کے لیے جموں کشمیر انتظامیہ کار فرما ہے. اس کے لیے بجلی محکمے کی طرف سے یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹرانسمیشن لائن اور ڈسٹریبیوشن چینلز کو مزید بہتر بنایا جا سکے. اس کے لیے مختلف پروجیکٹوں کے ذریعے کہیں پر پاور ٹرانسمیشن اور گرڈ اسٹیشنز تیار کیے جا رہے ہیں تو کہیں بجلی کے کھمبے اور میٹر لگائے جا رہے ہیں تاکہ دور دراز علاقوں میں لوگوں کو ہر وقت بجلی دستیاب کروائی جا سکے. بجلی محکمے کے ان اقدامات سے مقامی عوام یقیناً بے حد خوش ہیں. سرکار لگائے 3 جو ٹرانسفارمر لگانے جا رہی ہے، اس سے جو انفراسٹرکچر ہے، جو اس ڈپارٹمنٹ جو انفراسٹرکچر ہے اپ گریڈ ہوگا، کافی لوگوں کو سمسیا سے نجات پائیں گے. اس سے کافی اچھا لگ رہا ہے یہ جو ٹرانسفارمر لگنے جا رہے ہیں. جموں کشمیر میں بجلی کی بہتر سپلائی سے نہ صرف دیگر شہروں کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، بلکہ مختلف دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو توانائی سے متعلق مختلف منصوبوں سے مستفید کیا جا رہا ہے. دور دراز کے گھر بھی روشن ہو رہے ہیں. مرکزی حکومت کی سوبھاگیہ اسکیم کے ذریعے دور دراز کے علاقوں میں لوگوں تک تیزی سے بجلی کنیکشن پہنچائے جا رہے ہیں. کسی وجہ سے جو علاقے ابھی تک بجلی سے محروم رہ گئے ہیں، وہاں بھی بجلی پہنچانے کو ترجیح دی جا رہی ہے. حکومت اور محکمہ برقیات دونوں کا ہی منصوبہ ہے کہ مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر کا کوئی بھی شخص بجلی سے محروم نہ رہ جائے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.